नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SC ई-लर्निंग पर। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो 11th क्लास की केमिस्ट्री हो या 12th क्लास की केमिस्ट्री एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगी। तो केमिस्ट्री की शुरुआत अपन यहाँ पर पदार्थ से करेंगे। कहाँ से? पदार्थ से। क्या होता है पदार्थ? पदार्थ का मतलब है हर वो वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान है तथा जो कुछ स्थान घेरती है। अगर परिभाषा नोट करना चाहें तो लिखें। तो ये पदार्थ की परिभाषा है हर वो वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान है तथा जो कुछ स्थान घेरती हैं। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। पदार्थ का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन दो प्रकार से करेंगे। एक तो भौतिक रूप से और एक करेंगे रासायनिक रूप से। अब भौतिक रूप से भी मुख्यतः तीन प्रकार से होगा। मुख्यतः तीन प्रकार: ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों के बारे में यहां पर अपन डिटेलली चर्चा करेंगे। तो देखते हैं ठोस, द्रव और गैस, इनके बारे में जब अपन देखते हैं तो इन तीनों में अंतर करना पड़ेगा। तो अंतर करके देखते हैं ठोस का ऐसा क्या कारण है जिस कारण इसको ठोस बोला। तो यहां पर एक बात छुपी हुई है जो है अणुओं के मध्य का बल। मतलब हर कोई भी वस्तु हो या पदार्थ हो, कोई सा भी पदार्थ उसके अलग अलग प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है। तो यहां पर भी जो ठोस के अणु होते हैं वो आपस में एक दूसरे पर एक बल के द्वारा बंधे होते हैं जिसे बोलते हैं अंतरा आणविक बल। नोट करते हैं इसको, अंतरा आणविक बल। मतलब ठोस के जो अणु होते हैं उनके बीच में प्यार मोहब्बत इतनी होती है कि ये आपस में चिपके रहते हैं। देखो ये जो ठोस के अणु है ना, ये आपस में चिपके रहते हैं। क्यों चिपके रहते हैं? क्योंकि इनके बीच में एक बल लगा हुआ होता है। एक वाला कण इधर वाले को खींचता है और एक वाला इधर वाले को खींचता है। इस कारण इसके जो अणु हैं वो बिल्कुल पास पास होते हैं। द्रव की स्थिति में ऐसा कुछ नहीं होता। द्रव की स्थिति में अंतरा आणविक बल ठोस की तुलना में कम होता है। इस कारण इसके जो अणु हैं वो दूर दूर होते हैं, ठोस की तुलना में कम। ठोस की तुलना में कम। अपन यहां पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि अंतरा आणविक बल उच्चतम होता है, उच्चतम। उसी प्रकार गैस की बात करें तो गैस में जो कण होते हैं, अणु होते हैं, उनके बीच में प्यार मोहब्बत बहुत ही कम होती है, मतलब दूर दूर होते हैं। तो यहां पर जो अंतरा आणविक बल है वो निम्नतम होता है, निम्नतम। उसी प्रकार एक और इसके मिलती जुलती टर्म है जो है अंतरा आणविक दूरी। अंतरा आणविक दूरी। अब अंतरा आणविक दूरी बिल्कुल इससे मिलती जुलती टर्म है। देखो अंतरा आणविक अपने आप में एक शब्द है, आप यहां पर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ बात को समझना है। तो ये जो अंतरा आणविक दूरी है ये इससे मिलती जुलती टर्म है। दूरी का मतलब है कि अणुओं के बीच में कितनी दूरी है, उससे मतलब है। यहां पे अंतरा आणविक दूरी का मतलब है कि पदार्थ के अणुओं के बीच में कितनी दूरी है। और बल का मतलब है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को जो आकर्षण कर रहे हैं, उनके बीच का जो आकर्षण है उसका मतलब है अंतरा आणविक बल। और उनके बीच की जो दूरी है वो होती है अंतरा आणविक दूरी। तो यहां पर ठोस की कंडीशन में अपन देखते हैं तो अंतरा आणविक दूरी लगभग 0 के बराबर है, कुछ भी नहीं है। मतलब यहां पर अपन लिख सकते हैं कि अंतरा आणविक दूरी निम्नतम है, निम्नतम। जबकि जो द्रव है, द्रव के केस में यहां पर अंतरा आणविक दूरी ठोस से तो ज्यादा है, और अगर गैस के अणुओं की बात करें तो गैस से कम है। द्रव के जो अणु हैं उनके बीच की जो अंतरा आणविक दूरी है वो ठोस से तो ज्यादा है और गैस से कम है। तो यहां पर लिखेंगे ठोस से ज्यादा और गैस से कम, गैस से कम। अब अगर अपन गैस की बात करें तो गैस में अणुओं के बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, मतलब उच्चतम है, उच्चतम। उसी प्रकार एक और शब्द के बारे में बात करते हैं, आकार। आकार
आकार को इंग्लिश में शेप बोला जाता है, शेप। तो देखो भाई शेप, अगर टॉस की बात करें तो टॉस के एग्जाम्पल, जैसे ये मार्कर एक टॉस है, आप जिस फोन से ये वीडियो देख रहे हैं वो मोबाइल भी टॉस है। तो यहां पर जो टॉस हैं उनका आकार निश्चित होता है, अणुओं की व्यवस्था बिल्कुल फिक्स है, यहां पर इसका आकार में चेंज नहीं कर सकता। हाँ ये बात है कि इसको अपन ज्यादा जोर लगाएंगे तो ये टूट जाएगा, लेकिन यहां पर जो अणुओं का जो व्यवस्थित क्रम है वो बिल्कुल फिक्स होता है, मतलब सभी टॉसों का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, निश्चित होता है। उसी प्रकार द्रव की बात करें तो द्रव की एक खासियत है, जैसे कि मैंने जल ले लिया, अगर मैं जल को किसी गिलास में लेता हूं तो वो गिलास के जैसा शेप ले लेगा, अगर उसी जल को मैं किसी बोतल में भरता हूं तो वो बोतल के जैसा शेप ले लेगा। मतलब जो द्रव है, इस द्रव का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता, मतलब अनिश्चित आकार होता है इसका, अनिश्चित। इसी प्रकार जो गैस है वो भी द्रव के जैसे ही अनिश्चित आकार को दर्शाती है। अगर मैंने किसी एक बॉक्स में गैस को भर लिया तो ये उसके जैसा आकार ले लेगी, अगर उसी गैस को मैं एक रूम में छोड़ देता हूं तो ये रूम के जैसा शेप ले लेगी, मतलब यहां पर गैस का आकार भी अनिश्चित होता है, अनिश्चित। उसी प्रकार एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है जो है आयतन, जिसको इंग्लिश में वॉल्यूम बोला जाता है। यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो आयतन क्या होता है, आयतन का मतलब है जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका आयतन कहलाता है। मतलब यहां पर जो टॉस हैं, इन टॉसों का आयतन फिक्स होता है, समझना। अगर इस मार्कर को मैं यहां पर रखूंगा तो ये इतनी जगह घेर रहा है, और इसको अगर मैं अपने हाथ में रखूंगा तब भी ये इतनी जगह घेर रहा है, मतलब इस मार्कर द्वारा जो जगह घेरने का जो एरिया है वो फिक्स है। इसको भले से मैं हाथ पे रखूं, बाहर रखूं या फिर किसी और जगह पे रखूं, मतलब सभी टॉसों का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, निश्चित होता है। उसके बाद अगर अपन द्रव की बात करें कि द्रव का आयतन कैसा होता है, तो आंसर इज निश्चित, इसका भी आकार निश्चित होता है। क्यों होता है, देखो अगर मैंने एक गिलास में जल लिया, अब उसकी मात्रा 1 लीटर है, तो उस गिलास में वह 1 लीटर वाला एरिया घेरेगा। अगर उसी गिलास के वाटर को मैं अगर किसी दूसरे पात्र में डालता हूं तो वो उसमें भी 1 लीटर वाला एरिया घेरेगा, मतलब यहां पर उसका आकार तो चेंज हो सकता है लेकिन वो लीटर एक ही रहेगा। तो यहां पर इसका जो आयतन है निश्चित ही होता है, निश्चित। यहां पर कंफ्यूजन होता है कि द्रव का जो आकार होता है वो तो अनिश्चित है, उसके बाद आयतन निश्चित है, तो यहां पर द्रव का आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन उसके आयतन की बात करें तो वो निश्चित होता है। तो आप यहां पर ये बात भी लिख सकते हो कि द्रव को जिस पात्र में रखा जाता है ये उसी का आकार ले लेता है। अगर गैस की बात करें तो गैस को तो अगर अपन किसी बॉक्स में रखते हैं तो ये उस बॉक्स के जैसे उसमें चारों तरफ फैल जाएगी, मतलब उसको चारों ओर से घेर लेगी, तो उसका आयतन उस बॉक्स के जैसा आयतन हो जाएगा। या फिर उसी गैस को मैं अगर रूम में छोड़ दूंगा तो वो रूम का आयतन ले लेगी। तो यहां पर इसका भी जो आयतन होता है वो निश्चित नहीं होता, मतलब गैस का आयतन अनिश्चित होता है, अनिश्चित। तो इस प्रकार से अपन ने यहां पर ये भौतिक वर्गीकरण देख लिया है। अब इसके बाद में रासायनिक वर्गीकरण की बात करते हैं। तो रासायनिक वर्गीकरण में भी यहां पर 2 चीजें हैं, एक तो है शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। इन दोनों को समझते हैं। देखो ये थोड़ी अंदर वाली बात है, पदार्थ के अंदर परमाणुओं वाली बात है, तो इसको ध्यान से समझना। शुद्ध पदार्थ का मतलब है घटकों के द्रव्यमानों का निश्चित अनुपात, घटकों के द्रव्यमानों का निश्चित अनुपात। देखो यहां पर कंफ्यूजन होगा और मैं चाहता हूं कि कंफ्यूजन भी हो, तब आगे जाकर जब ये कंफ्यूजन क्लियर होगा तो फिर आपको मजा आएगा। तो यहां पर देखिए शुद्ध पदार्थ का मतलब मैंने लिखा घटकों के द्रव्यमानों का निश्चित अनुपात। अब इसमें दो बातें होती हैं। सबसे पहली वाली बात, एक तो तत्व और एक यौगिक। तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ के अंदर आते हैं। तो तत्व क्या होता है,
तत्व का मतलब है एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहां पर ले रहा हूं एक ही प्रकार के परमाणु, जैसे मैंने लिया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी एक ही प्रकार के परमाणु हैं, तो इनको अपन तत्व बोलेंगे। अगर अपन इस परिभाषा को समझने की बात करें तो यहां पर मैंने लिखा है H2, इसके बारे में क्या ख्याल है? H2 में हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, एक हाइड्रोजन का ये और एक हाइड्रोजन का ये, लेकिन एक ही प्रकार का है ना, तो यहां पर ये जो H2 है ये भी तत्व ही होगा, यहां पर H2 भी तत्व ही होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि तत्वों में परमाणुओं की संख्या तो हो सकती है 1 2 3 4 5 कितनी भी, लेकिन एक ही प्रकार के परमाणु रहेंगे। जबकि यौगिक में ऐसा कुछ भी नहीं है, यौगिक में है अलग अलग तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु जो निश्चित अनुपात में हो, जो निश्चित अनुपात में हो। इस बात को समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल से। यौगिक का मतलब है अलग अलग तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु जो एक निश्चित अनुपात में हो। तो यहां पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैंने एग्जाम्पल लिया है H2O। क्या इसमें एक ही प्रकार के तत्व हैं? नहीं, यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग प्रकार के तत्व हैं जो एक निश्चित अनुपात में जुड़े हुए हैं। देखो यहां पर हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, ये वाला अनुपात है यहां पर, जो एक निश्चित अनुपात में जुड़े हैं और अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, तो उसको अपन यौगिक बोलेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेके देखते हैं NH3, इसको बोला जाता है अमोनिया। अब यहां पर क्या एक ही प्रकार के परमाणु हैं? नहीं, यहां पर भी अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, जिसमें 1 तो नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। मतलब यहां पर इनका अनुपात बिल्कुल फिक्स है, निश्चित अनुपात में हो अलग अलग परमाणु, तो उसको अपन यौगिक बोलते हैं। अब देखो मजेदार बात सुनो, यहां पर ये जो निश्चित अनुपात वाला जो शब्द यूज में लिया गया है, इसका मतलब समझना, निश्चित अनुपात वाला शब्द यूज में इसलिए लिया गया है क्योंकि यहां पर H2 एडजस्ट करता है H3, H4 इस प्रकार का कोई भी एडजस्ट नहीं करता। मतलब यहां पर भी निश्चित वाला अनुपात है और यहां पर भी निश्चित वाला अनुपात है। इस कारण यहां पर अपन ने लिखा है घटकों के द्रव्यमानों का निश्चित अनुपात। उसी प्रकार अगर मिश्रण की बात करते हैं तो मिश्रण में इससे बिल्कुल अलग वाला फंडा है। यहां पर निश्चित अनुपात वाली कोई बात नहीं होती, यहां पर 2 पदार्थों को मिलाएंगे और उससे अपन को एक सॉल्यूशन मिश्रण मिलेगा। जैसे मिश्रण 2 प्रकार का है, एक तो समांगी और एक विसमांगी। इन दोनों को समझते हैं। समांगी का मतलब है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया नमक प्लस जल। अब अगर मैंने नमक और जल दोनों को मिलाया है तो मेरे पास एक ऐसा मिश्रण प्राप्त होगा जिसको अगर मैं ऊपर से टेस्ट करूंगा तब भी एक ही स्वाद रहेगा, और बीच में से करूंगा तब भी एक ही स्वाद रहेगा, और नीचे पैंदे में से करूंगा तब भी एक ही स्वाद रहेगा। मतलब यहां पर अपन बोल सकते हैं कि समांगी मिश्रण में जो पदार्थ होते हैं वो एक समान रूप से संगठित हुए रहते हैं, मतलब एक समान संगठन होता है। उसी प्रकार विषमांगी का मतलब होता है जिसमें समान संगठन नहीं होता, असमान संगठन होता है। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया मिट्टी प्लस जल का। अब यहां पर मिट्टी को जल में घोलेंगे ना तो वो मिश्रण अपन को एक समान संगठनों वाला नहीं मिलेगा। उसमें मिट्टी के कुछ कण नीचे बैठ जाएंगे, कुछ हल्के वाले कण तैरते रहेंगे और विलयन बिल्कुल धुंधला सा दिखाई देगा, तो यहां पर उसको विषमांगी मिश्रण बोलेंगे अपन।